हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयूर शर्मा, आपका फिजिक्स ट्रबल शूटर आज फिर आपके सामने। आज हमारा जो वीडियो है वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पे। ठीक है बच्चे, ये जो फोर्स हम पढ़ने जा रहे हैं इसका जो बेसिक कंसेप्ट है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स में। तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर में हमारे पास में यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर है। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर है तो इसमें ये मोशन होगी और करंट प्रोड्यूस होगी। तो हमारे पास में करंट की जो डायरेक्शन होती है इसके मोशन के अपोजिट होती है, और जो ये मोशन करता है इस समय इसकी जो स्पीड होती है उस समय इसको हम ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन चलता है जैसे हमारे पास में ये मेरा लेफ्ट से राइट की तरफ, तो करंट फ्लो करेगी राइट टू लेफ्ट, क्योंकि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज चलने की डायरेक्शन होती है। अब अगर मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगा देता हूं, फोर्स कैसे लगेगा? इस मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और ये एक मूविंग पार्टिकल हो गया, तो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स के हिसाब से इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा। फॉर्मूला होता है हमारे पास क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू यानी कि चार्ज ऑन द पार्टिकल, चार्ज ऑन द पार्टिकल ई, वेलोसिटी इस समय यहाँ पर कितनी है वी डी, और जो ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने लगाया है वो बी है। हम ये एंगल जो है वो थीटा ले रहे हैं, तो ये वाला जो एंगल है वो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम फिजिक्स के अंदर ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी चीज़ें हम बनाते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से बनाते हैं या करंट चलने की डायरेक्शन के हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि करंट की डायरेक्शन और पॉजिटिव चार्ज चलने की डायरेक्शन सेम रहती है। अब इसमें हमने ये एंगल डाल दिया साइन 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वी डी बी साइन थीटा, तो ये जो हमने फोर्स निकाला है ये एक इलेक्ट्रॉन पे निकाला है और इसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। लेकिन कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा और उन सारे फोर्सेस का हम सम कर देंगे। तो हमारे पास में जो टोटल फोर्स आएगा वो आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन क्या है यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे निकाल सकते हैं? स्मॉल एन। स्मॉल एन को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर हमने इसमें वॉल्यूम यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, ये होता है वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, और F जो है वो हमने लगा दिया E वी डी बी साइन थीटा। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये F इक्वल टू एन ई ए वी डी, और फिर ये हमारे पास में L बी साइन थीटा। तो हमारे पास में F का जो फॉर्मूला है ये हम सेकेंड यूनिट में पढ़ चुके हैं, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आई एल बी साइन थीटा। अब इस फॉर्मूले को हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ये अगेन एक क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा आई एल क्रॉस बी। तो F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसके अंदर जब हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर L B और ये F। तो अगेन अगर आप देखें तो यहाँ पर हम राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं। यहाँ पर राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं वो इस तरीके से कर्ल कर रही हैं, और थंब जो है वो हमें क्या बता रहा है? फोर्स बता रहा है। तो ये फोर्स कहाँ से आया? थंब से, यानी कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमें कहाँ से आ रही है? थंब से आ रही है, और फिंगर्स को हम राइट हैंड से कर्ल कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से फोर्स की डायरेक्शन। ठीक,
तो यहाँ पर ये जो L होता है, L की जो डायरेक्शन होती है वो हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी इसकी एक डायरेक्शन होती है जिसे हमें अलग अलग जगहों पे यूज़ करना होता है। तो जब हम करंट की डायरेक्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम L वेक्टर का यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास में एक और रूल होता है जिसे क्या बोलते हैं हम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो होता है वो हमारे पास में इस तरीके से होता है कि हम लेफ्ट हैंड की अपनी थंब और 2 फिंगर्स को स्ट्रेच करते हैं। तो जब हम इसे स्ट्रेच करेंगे तो ये हमारे पास में फर्स्ट फिंगर होगी, और फर्स्ट फिंगर या जिसे आप इंडेक्स फिंगर भी बोलते हो, तो ये जो है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारे पास में फोर्स, यानी कि ये हमें कौन बताता है, थंब, और ये हमारे पास करंट या L। मैंने बताया I और L की डायरेक्शन सेम है, तो I जो है, I की करंट की डायरेक्शन हम किससे देखते हैं, मिडिल फिंगर से। तो इसको हम अब अप्लाई करने जा रहे हैं। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, थंब ये, तो ये हम मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की हेल्प से निकाल रहे हैं, या एक तरीके से इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या फ़र्क है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यानी एक पार्टिकल पे फोर्स निकाला है और ये कई सारे पार्टिकल के फोर्स का सम है। तो जो रूल इसके लिए लगता है वही रूल इसके लिए लगता है। अब हम इसको स्ट्रेच करेंगे, तो स्ट्रेच करने पर ये हमारे पास में F कौन हो गया, फादर यानी कि फोर्स, M यानी कि मदर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, C यानी कि करंट यानी कि चाइल्ड। तो फादर, मदर, चाइल्ड, तो वो यहाँ पर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। तो और याद करने के लिए F फॉर फोर्स, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड C फॉर करंट। तो फादर, मदर, चाइल्ड, ये आपको याद रखना है। तो बच्चों आज हम पहला जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा F = ILB sin थीटा, उसी के ऊपर करना चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास में यहाँ पर एक ये स्ट्रेट वायर है। इस स्ट्रेट वायर पे हमें इसको एयर में सस्पेंड करना है, हवा में रोक के रखना है। कोई भी चीज़ हम हवा में कब रोक सकते हैं, जैसे हमने कोई स्ट्रिंग, कोई रस्सी ली और उससे हमने कोई चीज़ लटका दी, तो वो जो रस्सी होती है वो वेट को बैलेंस करती है। रस्सी के अंदर एक फोर्स बनता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। सिमिलरली हमें किसी भी चीज़ को अगर हवा में रोक के रखनी है तो कोई ना कोई एक फोर्स वर्टिकली अपवर्ड हमको चाहिए जो वेट को बैलेंस कर सके, यानी कि हमारा फोर्स जो हमने लगाया है वो वेट के इक्वल हो जाए। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में ये इस तरीके से mg फोर्स लग रहा है। अब इस mg फोर्स को हमने ऊपर क्या करना है, बैलेंस करना है। तो ये फोर्स मुझे चाहिए। अब क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि यहाँ पर ये जो एक करंट है वो फ्लो कर रही है I। तो होगा क्या कि ये I करंट है, तो इस फोर्स को लगाने के लिए मुझे एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो क्वेश्चन हमारा इसीलिए इसका क्वेश्चन यही है कि यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये एक वायर है, स्ट्रेट वायर, जिसमें करंट फ्लो कर रही है। इसको मुझे एयर में सस्पेंड करके रखना है, हवा में रोक के रखना है। इसको रोकने के लिए मुझे वेट को बैलेंस करने के लिए फोर्स चाहिए, जो मुझे एक मैग्नेटिक फील्ड से मिलेगा। मुझे इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर तो ये इक्विलिब्रियम अगर हमें चाहिए, फोर्स जो है वो वेट के इक्वल होना चाहिए। वेट मतलब m × g। तो हमारे पास में ILB sin थीटा, तो यहाँ फोर्स कंडक्टर से या करंट से 90 डिग्री बना रहा है, तो sin 90, और ये mg, तो sin 90 की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास में क्या आएगा, mg। तो b निकालने के लिए हमने इसको L से यहाँ डिवाइड किया, और ये I। अब आप सोचेंगे कि मैंने L को m के नीचे क्यों लिखा है, तो m/L,
यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लैम्डा जी अपॉन आई। ये जो लैम्डा है इसकी जो वैल्यू है वो m अपॉन एल है। इसको बोलते हैं हम लीनियर मास डेंसिटी। अब ये लीनियर मास डेंसिटी कैसे है? नॉर्मली जो हम डेंसिटी पढ़ते हैं वो वॉल्यूम डेंसिटी होती है, यानी मास अपॉन वॉल्यूम। तो पूरे वॉल्यूम में अगर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लीनियर मास डेंसिटी, अब सॉरी वॉल्यूम मास डेंसिटी। अब उसी को अगर मैंने एक पेपर में मास को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उसकी थिकनेस होगी नहीं, उसका केवल एरिया होगा, ठीक है, थिकनेस नहीं होगी। एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसे बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी। अब ये वायर है, जैसे कि ये मेरा हेयर है, तो हेयर में अगर मैं देखूंगा तो सारा मास कहाँ है? पूरी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे कोई पतला वायर अगर हम ले रहे हैं, थिन वायर अगर हम ले रहे हैं, तो उसके लिए हम लीनियर मास डेंसिटी लिखते हैं, जिसका मास अपॉन एल। अब बात आती है डायरेक्शन की। तो अभी हमने सीखा था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो उसको हम यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे वो हम देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप फर्स्ट फिंगर खोलिए, इंडेक्स फिंगर, ये बताया था मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये जो है दूसरी फिंगर करंट और ये फोर्स। अब मुझे इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं मालूम, लेकिन करंट और फोर्स मालूम है, तो मैं इसको एडजस्ट करूंगा, करंट की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड मुझे कहाँ चाहिए? इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस मतलब इस प्लेन के अंदर ये जा रहा है। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड होगा कैसे? जैसे इसको मैंने एयर में सस्पेंड करके रखा है, तो करंट ये होगा, फोर्स ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे समझ सकते हैं? सपोज कीजिए कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी जो डायरेक्शन होगी, ठीक है मेरे भाई, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ हो जाएगी? ईस्ट से वेस्ट की तरफ, राइट। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन बता सकते हैं। और अगर हमें नॉर्थ साउथ नहीं दिया है तो हम नॉर्मली ये भी कह सकते हैं द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वायर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी हमने फील्ड को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाया है और वायर के परपेंडिकुलर लगाया है। अगर हमें साउथ नॉर्थ के टर्म्स में दिया है तो हम ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट ईस्ट जो भी डायरेक्शन निकल के आती है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसी फॉर्मूले पर हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, मिलता जुलता क्वेश्चन है, बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आ चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर क्वेश्चन ये है कि अभी तो हमने इसको एयर में सस्पेंड करके रखा था, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि अगर मैं किसी वायर से कोई चीज़ लटका देता हूँ तो वो उसको हवा में रोक लेता है। तो वो रोकता कैसे है? तो उसके लिए हमारे पास में इस तरीके से अगर हम देखें तो ये मैंने दो स्ट्रिंग्स ले रखी हैं, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर हमने एक पतली थिन रॉड ले रखी है। जब ये रॉड यहाँ पे हमने लगा रखी है तो इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ होगा, mg w इक्वल टू mg। तो इसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है। तो जब ये नीचे पुल कर रहा है तो इसमें दो फोर्सेस काम करेंगे, एक कौन सा? T ऊपर और T नीचे, ये वाला। तो इस कंडीशन में यहाँ पर W को ये दोनों टेंशन मिलकर बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे पास में क्वेश्चन ये है कि देयर आर टू स्ट्रिंग्स कनेक्टेड एट द एंड ऑफ द रॉड्स, ठीक है। इसकी हेल्प से हमने इसको सस्पेंड करके रखा है। अब इसके अंदर मैंने एक करंट फ्लो कराया, तो यहाँ पे हमने एक करंट फ्लो करा दिया I, ठीक है। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सो द टेंशन बिकम्स जीरो। देखिए वही तो चीज़ आ गई कि अगर मैं करंट लगा दूं वायर के अंदर, करंट फ्लो करा दूं और एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं तो इस पर फोर्स लगेगा। अब जब ये फोर्स लगेगा तो ये फोर्स ने mg को बैलेंस कर लिया, और जैसे ही ये फोर्स लगेगा तो ये टेंशन दोनों जगह पर क्या हो जानी चाहिए? ज़ीरो।
तो जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था ये वही क्वेश्चन बन गया। अब हमें यहाँ पर फिर दोबारा से वही करना है, F इक्वल टू डब्लू, तो ये हो जाएगा हमारे पास ILB sin 90 और ये हो जाएगा हमारे पास mg। तो B की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास mg Li, m/L या लैम्डा भी हम इसको लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन आ गया, तो यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो टेंशन को जीरो करने के लिए मैंने यहाँ पर वही सेम मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिया, फोर्स ने mg को बैलेंस कर लिया, तो वायर में जो फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा, यानी टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बिकम जीरो। अब इसी क्वेश्चन में हम एक स्टेप आगे जाते हैं। अब वो आपसे ये कह रहा है, ये फोर्स की डायरेक्शन मैं आपको बता दूं मैंने कैसे ली है, कि यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही पिछले क्वेश्चन की तरह ली, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, करंट। अब वो ये कह रहा है कि अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, तो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने से इफेक्ट क्या आएगा। तो जैसे ही हम इस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो ये करंट अब इस तरफ हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हम चलें तो मैग्नेटिक फील्ड वही है, करंट ये है, तो फोर्स जो है वो मेरा अब कहाँ आएगा, ऊपर की जगह पे नीचे आ जाएगा। जब फोर्स नीचे आएगा तो अब क्या हुआ कि नीचे फोर्स बढ़ गया। फोर्स बढ़ने की वजह से अब यहाँ पर टेंशन भी बढ़ गया, यानी कि पहले वायर केवल mg को बैलेंस कर रहे थे, लेकिन अब ये F को भी बैलेंस करेंगे। तो अब आपको ये बताना है कि अब टेंशन क्या होगी। पहले यहाँ पर टेंशन जो थी वो T इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 2, यानी कि mg डिवाइडेड बाई 2 थी। लेकिन अब यहाँ पर ये टेंशन और ये टेंशन T डैश प्लस T डैश किसके इक्वल हो गया, F प्लस mg। जैसे कि हम देख चुके हैं कि F और mg दोनों इक्वल हैं, तो वी कैन राइट mg प्लस mg 2t डैश या 2t डैश इक्वल टू 2mg, और 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो t डैश इक्वल टू mg। यानी हम क्या देख पा रहे हैं, पहले यहाँ पर जो दोनों टेंशन थी वो केवल mg को बैलेंस कर रही थी, तो mg की वैल्यू मतलब t की वैल्यू mg डिवाइडेड बाई 2 आ रही थी, और ये हमारे पास में अब mg यानी कि डबल हो गई। डबल क्यों हो गई, क्योंकि फोर्स डबल हो गया। ठीक है बच्चे, अब जो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था F इक्वल टू ILB साइन थीटा, तो वो F इक्वल टू ILB साइन थीटा को यूज करके हम एक फॉर्मूला और ड्राइव करते हैं, और उस डेरिवेशन से हमारे पास में एक जो फॉर्मूला आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर निकाल रहे हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। ठीक है, जो इनफाइनाइट लॉन्ग है, इनकी लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट। ये भी आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम यहाँ पर ये दो वायर्स ले रहे हैं। ये डेरिवेशन ना करते हुए हम सीधे यहाँ पर फॉर्मूले को देख रहे हैं, और फॉर्मूले के बेस पर एग्जाम में जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में दोनों वायर हैं, एक का नाम हम रख देते हैं AB और एक का नाम रख देते हैं हम PQ। तो जब ये दोनों वायर I1 और I2 होंगी सेम का डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। एक फोर्स सेकंड वायर फर्स्ट पे लगाएगा और फर्स्ट वायर सेकंड पे लगाएगा, तो हम इसको नाम दे सकते हैं F1 और F2। इसी तरीके से अगर हम दोनों वायर्स में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो ये I1 और ये I2 हो जाएगा। इस कंडीशन में यहाँ पर फोर्सेस जो होंगे दे विल बी अपोजिट, यानी कि F1 बाहर आ जाएगा और F2 आ जाएगा। इस तरीके से जैसे दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ऐसे ही दो वायर जिनमें अपोजिट करंट्स होती है वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी द फोर्सेस विल बी इक्वल
एंड अपोजिट। इधर अगर हम देखें तो जैसे प्लस माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ही ये दो वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है वो r होती है, यानी कि सेम करंट अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट करंट रिपेल ईच अदर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड इसने बनाया, एक मैग्नेटिक फील्ड इसने बनाया, जिसका मतलब क्या हुआ कि बोथ द वायर्स आर टू मैग्नेट्स, और इनमें करंट की डायरेक्शन को चेंज करके हम फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। यहां पर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला जाता है F2/L, और फॉर्मूला हो जाता है म्यू नॉट I1I2/2πr। तो ये हमारे पास में फोर्स पर यूनिट लेंथ का क्या हो गया फॉर्मूला। यानी ये वायर और ये वायर दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाएंगे। अब हम जो अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो इसी के ऊपर देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो अभी हमने जो क्वेश्चन किया था, हम वही क्वेश्चन को एक नए तरीके से कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो आज हम देख रहे हैं, वो क्वेश्चन नंबर 3 में हम ये देख सकते हैं कि ये अगेन एक वायर है। सपोज करो इसका नाम दे दिया मैंने Mn, इसमें एक करंट फ्लो कर रही है I1। अगेन मुझे इसे क्या करना है, एयर में सस्पेंड करना है, गिरने से रोकना है। तो ऑब्वियस है कि मुझे इसके वेट को बैलेंस करना होगा। उसके लिए मुझे एक फोर्स चाहिए, कहाँ पे, ऊपर। तो पिछले क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया था कि मैग्नेटिक फील्ड बताइए, कि वो मैग्नेटिक फील्ड इस पे अप्लाई करें जिससे फोर्स लगे और ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो इसको बैलेंस कर पाए। इस क्वेश्चन में वो आपसे कुछ डिफरेंटली करने के लिए कह रहा है, यानी कि हमने यहां पर एक और वायर लगा दिया PQ। तो पहला वायर को रोकने के लिए अब मेरे पास में दूसरा वायर है। क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका चेंज हो गया। अब इसमें मेरे को करंट I2 अपोजिट करनी होगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा, अपोजिट करंट रिपेल करती हैं। तो नीचे वाला वायर ऊपर वाले वायर को रिपेल करेगा। तो जैसे ही ये रिपेल करेगा तो ये फोर्स जो है वो F, और F जो है वो हमारे पास में अब किसके इक्वल हो जाना चाहिए, W=mg। तो यहां पर अब फॉर्मूला चेंज हो गया, तरीका वही है। पहले हमें डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड दिया था, लेकिन अब डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड की जगह पर हमारे पास में ये वायर है। ये वायर यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उसकी वजह से फोर्स लगेगा, और इस फोर्स का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यानी कि अगेन यहाँ पर F=mg। अगर मैं ये इक्विलिब्रियम में चाहता हूँ, वायर को इसी जगह पर सस्पेंड करना चाहता हूँ, रोकना चाहता हूँ, तो F=mg। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट I1I2/2πr। तो ऐसा करने के लिए F=mg होगा। तो हमारे पास में ये फॉर्मूला L के फॉर्म में होता है, M/L। तो F/L की वैल्यू म्यू नॉट I1I2/2πr और M/L लैम्डा g हो गया, यानी मास पर यूनिट लेंथ, जिसे आप लीनियर मास डेंसिटी कहते हैं। अब इसमें से कोई भी चीज़ पूछा जा सकता है। इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है वो r है। अब क्वेश्चन में वो आपसे r भी पूछ सकता है, I1 भी पूछ सकता है, I2 भी पूछ सकता है। तो जो चीज़ वो पूछेगा उसके अलावा सारी चीज़ें क्वेश्चन में आपको मालूम होंगी। अब जैसे अगर मुझे I1 निकालना है तो बाकी सारी चीज़ें मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा और I1 निकाल लूँगा। जैसे अब मुझे I2 निकालना है, जैसे I1 निकालना है, तो I1 निकालने के लिए ये हो जाएगा λg म्यू नॉट अपॉन 2π। ठीक है, तो ये म्यू नॉट अपॉन 2π इंटू I2, और ये R जो है वो कहाँ चला गया, ऊपर।
अब इसमें सारी वैल्यू पुट करके, न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करके हम करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मुझे R निकालना होता तो ये R को एक तरफ ले लेते, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ चली जाती। ठीक है, अब इसी के ऊपर हमारे पास में एक और क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट, कई बार रिपीट हो चुका है, एग्ज़ाम में आ चुका है और NCERT का अगेन फिर बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हमारे पास में यहाँ पर हमने एक ये स्ट्रेट वायर ले लिया। अब एक स्ट्रेट वायर लेने पर ये इस तरीके से हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसको हम एक नाम दे देते हैं MN और इसको एक नाम दे देते हैं PQRS। अब इसके अंदर हमने करंट ली है I1, इस पर हमने करंट ली है I2। ये करंट I2 पूरे में सर्कुलेट होगी। तो जब ये पूरे में सर्कुलेट हो रही है तो इस तरीके से ये I2 हर एक में जाएगी। अब है क्या कि ये करंट इन चारों आर्म्स पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड हर एक आर्म पर फोर्स लगाएगी। तो 4 आर्म्स पर 4 फोर्सेस काम करेंगे और इस तरीके से हमें इस पर नेट फोर्स और नेट टॉर्क निकालना है। ठीक है, तो ये आज का हमारा टारगेट क्या है इस क्वेश्चन का, F नेट कितना होगा, टाउ नेट कितना होगा। ठीक है बच्चे, अब देखिए होगा कैसे क्वेश्चन ये। अब ये करंट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, तो इसको देखने का तरीका क्या है, थंब की डायरेक्शन में आपको क्या रखना है, करंट, फिंगर की डायरेक्शन में क्या रखना है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं पहले। तो करंट की डायरेक्शन में हमें थंब को रखना है, फिंगर की डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में एक मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, एक मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, सभी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग हो गए। डायरेक्शन कहाँ होगी, इनवर्ड। ये कैसे पता किया मैंने, राइट हैंड थंब रूल से, थंब ऊपर फिंगर नीचे। तो यहाँ पर अगर हमें अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, अब मैं लगाऊंगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्रॉस करंट, फोर्स कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो सपोज करो कि इसके ऊपर ये फोर्स हो गया F। ठीक है, इधर देखेंगे तो ये, तो हम यहाँ पर इस फोर्स का नाम देते हैं F1। इस पे देखेंगे सबसे पहले क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स। ठीक है, दोबारा से देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ F3 और इसको नाम दे देता हूँ F4। इसकी भी डायरेक्शन देख लेते हैं एक बार, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स, यानी इन पे पूरी कॉइल के ऊपर 4 फोर्सेस काम कर रहे हैं। इसमें यहाँ पर ये जो लेंथ है वो कितनी है, L, और ये जो है वो कितनी हो गई, ब्रेथ इसकी हो गई B। करंट I1 I2। अब होगा क्या कि यहाँ पर ये दोनों जो फोर्स होंगे सिमेट्री मेंटेन किए हुए हैं। तो 4 फोर्सेस जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो F1, F2, F3 एंड F4 हैं। अब हम पेयर में फोर्सेस को एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं F3, दूसरा हम देख रहे हैं F4। ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये क्यों बनाई है, क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्शन कहलाती है। इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो F3 माइनस F4 ये 0 हो जाएगा। क्यों, बोथ द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, इक्वल और अपोजिट होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, तो इनका जो सम है वो 0 आएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर F1 और F2 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि F3 जो है वो F4 के इक्वल है, जिसकी वजह से इन दोनों का सम 0 आ गया।
F1 और F2 में F1 इज ग्रेटर देन F2, ऐसा क्यों? अब देखिए, हम इसकी डायरेक्शन एक और नए तरीके से भी देख सकते हैं। ये दोनों सेम करंट है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था सेम करंट अट्रैक्ट करती है, तो ये अट्रैक्शन हो रहा है वायर की तरफ। ये और ये करंट अपोजिट है, तो ये इसको रिपेल कर रहा है। तो यहाँ पर अब है क्या? तो अभी जैसे हम फॉर्मूले को एनालिसिस करें, तो फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। तो अभी हमने L यहाँ लिया था, तो L इसलिए यहाँ लिया था क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल रहे थे। अब ये फाइनाइट लेंथ है, L लेंथ पर हमें निकालना है, तो हमें L को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इनमें कंपैरिजन करते हैं, इसमें करंट I1 है, इसमें I2 है, इसमें I1, इसमें I2। तो दोनों वायर्स के लिए चाहे वो PS हो चाहे QR हो, करंट सेम है। इसके अलावा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई RL, तो इन सब चीज़ों में L भी सेम है, कांस्टेंट भी सेम है, R डिफरेंट है, यानी कि हमारे पास में F R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये वायर पास में होगा तो फोर्स बड़ा होगा, ये वायर दूर है तो फोर्स छोटा होगा। तो यहाँ पे नेट फोर्स अब जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, तो यानी इन दोनों का एक नेट फोर्स तैयार होगा, F1 माइनस F2। माइनस क्यों किया? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम डायरेक्शन के हिसाब से देखते हैं। दो अपोजिट फोर्सेस या दो अपोजिट वेक्टर का सम होता है A माइनस बी या वेक्टर A माइनस वेक्टर B, जिसमें A शुड बी ग्रेटर देन B। तो यहाँ F1 बड़ा है, तो F1 में से हमने F2 को माइनस किया। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से चलें, तो इसमें म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कॉमन है, I1 I2 कॉमन है, L कॉमन है, तो हमारे पास में अंदर जो आएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन ये जो डिस्टेंस है इसको हम R1 ले लेते हैं, और ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम R2 ले लेते हैं। तो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब इसमें आपको केवल जो क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट करना है और इसको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से अभी हमने पैरेलल वायर्स के ऊपर दो न्यूमेरिकल्स देखे। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चों अभी हमने यहाँ पर नेट फोर्स निकाला। अब हमारी एक चीज़ और रह गई, वो क्या रह गई? नेट टॉर्क। अब जब ये नेट टॉर्क जो रह गई, तो नेट टॉर्क निकालने के लिए अब हम कैसे देखेंगे? टॉर्क का पहले तो हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। यहाँ पर जब दो फोर्स काम करते हैं तो उसे बोलते हैं कपल ऑफ फोर्सेस। कपल ऑफ फोर्सेस जब जो काम करते हैं, तो कपल ऑफ फोर्सेस काम करने पर तो ये हमारे पास में टॉर्क जो है यहाँ पर, तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है। तो बेसिकली टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो दोनों फोर्स जो काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो F3 और F4 हो, चाहे F1 और F2 हो, ये एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे काम कर रहे हैं, जिसका मतलब यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ज़ीरो है। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़ीरो होगी तो ये दोनों जो फोर्स हैं वो यहाँ पर फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, और ये हमारे पास में यहाँ पर भी टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा। तो चाहे हम F3 और F4 का टॉर्क देखें, चाहे हम F1 और F2 का टॉर्क देखें, दोनों फोर्सेस यानी चारों फोर्सेस का जो नेट टॉर्क है वो ज़ीरो होगा। तो इस तरीके से इस कंडीशन में हमारे पास में वायर पे, ठीक है, कौन सा वायर? ये जो रेक्टेंगुलर वायर है, इस पर केवल फोर्स काम करेगा लेकिन टॉर्क काम नहीं करेगा, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर अभी इसी में हम एक फॉर्मूला और पढ़ना चाहते हैं। इस फॉर्मूले का यूज़ जो है वो हमारे अगले टॉपिक में यानी कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आएगा, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला पहले समझ लेते हैं और उसका यूज़ जो है जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में होता है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।
ठीक है। तो अभी ये जो हमने लिया था वो कुछ इस तरीके से लिया था कि जैसे ये वायर है और इसके साथ में ये मेरा हाथ जैसे कॉइल सेम प्लेन में रखा हुआ है। तो मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगी, 0। अब मैं इसको इस तरीके से टर्न कर रहा हूँ, यानी कि जैसे ये मेरी कॉइल है, अब इस कॉइल को मैं इस तरीके से क्या कर रहा हूँ, टर्न कर रहा हूँ। ठीक है, तो टर्न करने से अब वायर का जो प्लेन है और इसका प्लेन है वो डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास में अभी फोर्स एक ही नेक्स्ट पे, तो अब जब ये टर्न करेगा तो एक फोर्स यहाँ काम करेगा और एक फोर्स यहाँ काम करेगा, यानी कि जैसे अगर हम देखें तो इस तरीके से ये दोनों की लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से एक नया कंसेप्ट आता है और उसको बोलते हैं हम टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल, और इसका प्रिंसिपल जो है वो हमारे पास में कहाँ यूज होता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए ये कंसेप्ट आप अच्छे से समझ लीजिए, जिससे कि वहाँ पर आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अच्छे से समझ में आए। अब मैंने वायर को इस तरीके से, जो रेक्टेंगुलर कॉइल कह सकते हैं आप, वायर से हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल बना रखी है। तो ये यहाँ पर अब एक कॉइल हो गई विच इज़ फ्री टू रोटेट। अब इसमें यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये मेरे पास में इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, या हम इसके सेंटर से देखें तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर, तो ये होता है एरिया वेक्टर। इसमें फिर दोबारा से हम यहाँ पर एक करंट फ्लो कर रहे हैं इस तरीके से, और ये करंट पूरे में फ्लो कर रही है। तो पिछले न्यूमेरिकल में और इसमें थोड़ा सा फर्क है। पिछले में हमने मैग्नेटिक फील्ड सभी पर डिफरेंट लिया था, लेकिन यहाँ पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि हर वायर पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो यहाँ पर सेम है, करंट सेम है, ठीक है। और ये कॉइल जो है वो हमारे पास हो गई PQRS। इस कंडीशन में जो फोर्सेस काम करेंगे, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमने जैसे पिछली बार जो फोर्स दिया था वो F3 F4, ठीक है। तो ये F3 और F4 में कोई चेंज नहीं आएगा, ये अभी भी इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे, फोर्सेस कैंसिल आउट करेंगे, प्लस इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम होगी, तो टॉर्क भी 0, फोर्स भी 0। यहाँ पे दो फोर्स और काम करेंगे, लेकिन वो अब किस तरीके से करेंगे कि एक फोर्स आपका ये हो गया और दूसरा फोर्स ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं F1, इसको नाम दे देते हैं F2। तो कुछ फोर्स जो आप देखना चाह रहे हैं वो अब इस तरीके से आ रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रिएट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फोर्स होगा F1 वो ये होगा और ये हमारे पास F2 होगा। तो जब ये F1 F2 जब इस तरीके से आएंगे तो अब इनके बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में कंडीशन और इस वाले क्वेश्चन में कंडीशन में एक बार मैं डिफरेंस बता देता हूँ, F2 F1 डिफरेंस आप देख रहे हैं, ये लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो इस कंडीशन में फोर्सेस कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। अगर ये इक्वल होंगे तो लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो टॉर्क 0 होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में F1 और F2 की लाइन ऑफ एक्शन अलग हो गई, तो ये दोनों मिलकर एक कपल बनाएंगे और उस कपल का जो टॉर्क होता है हम निकालते हैं, डेरिवेशन करते हैं, तो उसका फॉर्मूला आता है NIAB sin अल्फा। तो ये आया कैसे है कि हमारे पास में जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे पास ये एरिया वेक्टर हो गया, इससे ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड हमने इस तरीके से ले रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड सभी जगह पर एक जैसा है और ये एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये जो एंगल है वो कितना है, A।
अल्फा, और इस टॉर्क को हम लिख सकते हैं NI A क्रॉस B। देखिए यहाँ पे फिर दोबारा से क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। इसमें ये जो NIA है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और ये बन जाता है M क्रॉस B। ठीक है, तो इस तरीके से ये टॉर्क का फॉर्मूला इस पे बनता है। इस कंसेप्ट को हम यूज करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बच्चों हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।